आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज प्रभा खेतान की पुण्यतिथि है। पहले भी कई बार मैंने सोचा था कि उनके बारे में आपके सामने बोलूं, लेकिन समय नहीं मिला, कुछ ऐसी व्यस्तताएं रहीं। लेकिन कुछ अपने निजी अनुभव एक लेखिका के बारे में। मैं जब कलकत्ते गया तो कलकत्ते में 89 में गया था, और 89 में करीब 5-6 महीने के बाद में कोई एक गोष्ठी हुई, जिस गोष्ठी में विद्यार्थियों के एक छोटे से ग्रुप की वो गोष्ठी थी। उसमें मैं गया था बोलने के लिए, और उस गोष्ठी में संयोग की बात थी, प्रभा खेतान भी सुनने के लिए आई थी। और पहली बार उनसे मेरा 89 में परिचय हुआ, और वह परिचय फिर धीरे 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 मित्रता में बदल गया। बहुत अच्छी मित्रता थी मेरी। और अनेक चीजों में वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास भी करती थी। हृदय से बहुत ही अच्छी महिला, अच्छी लेखिका। एक लेखिका कैसे परिवेश में जीती है, वो भी कलकत्ता के हिंदी भाषियों के बीच में। ये जो हिंदी भाषी जो नवजागरण का बिल्कुल बजाय हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। प्रभा खेतान का छिन्नमस्ता उपन्यास प्रकाशित हो चुका था, और उस प्रकाशन के बाद, उसके पहले उनके ट्रांसलेशन हमारे बीच में आ चुके थे, जिसमें कि स्त्री उपेक्षिता बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन है। लेकिन जैसी कि परंपरा है हिंदी में, कोई स्त्री लिखती है तो वे ये नहीं मानते कि वो स्त्री ने लिखा है, वो ये मानते हैं कोई और लिख रहा होगा, वो किसी और से काम करा रही होगी, स्त्री को तो लिखना नहीं आता। और ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट ने प्रभा खेतान के व्यक्तित्व को चारों तरफ से घेरा हुआ था। यहां तक कि कलकत्ते के लेखकों का एक बड़ा समूह, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो हिंदी के दुकानें चलाते थे, कुछ की दुकानें बंद हो गई, कुछ की चल रही हैं अभी, जो दुकानें चलाते थे, वे आए दिन प्रभा खेतान के चरित्र हनन की कहानियां गढ़ते रहते थे। लेखका तो वे उसे मानते ही नहीं थे, जबकि वो पूरे देश में पढ़ी जाती थी, वो पूरे देश में जानी जा रही थी। लेकिन कलकत्ते के लेखकों के अंदर जो ये बीमारी है, और ये बीमारी बहुत कूट कूट के भरी हुई है, वो अपने से अधिक किसी और को प्रतिभाशाली नहीं समझते। वे दूसरे की प्रशंसा ही करना नहीं जानते। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक लेखक ने, जो अब गुजर गए, उन्होंने तो प्रभा खेतान के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं, ये बात मैं जानबूझ के प्रभा खेतान के बहाने उठा रहा हूं कि जब एक महिला लेखन के क्षेत्र में उतरती है, तो उसको एक भयानक दुर्घटना से गुजरना पड़ता है, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं कि वह जो मेल डोमिनेटेड जो सार्वजनिक परिवेश है, उस मेल डोमिनेटेड सार्वजनिक परिवेश में वह अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, तो उसके साथ में ये सबसे बड़ी दुर्घटना होती है कि उस पर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। अनेक लेखकों के साथ ये हुआ है, अभी भी होता है। क्योंकि हिंदी का जो लेखक समुदाय है, उसमें एक बड़ा हिस्सा है जो कि मेल डोमिनेटेड आइडियोलॉजी और मेल डोमिनेटेड सार्वजनिक परिवेश की रक्षा में लगा हुआ है। प्रभा खेतान एक अकेली ऐसी बड़ी लेखिका थी, जिसने इस मेल डोमिनेटेड सार्वजनिक परिवेश को अपने लेखन से चुनौती दी। प्रभा खेतान के साथ जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो प्रभा खेतान के घर लेखकों का तांता तांता नहीं लगा रहता था।
लेखक आते थे भारतीय भाषा परिषद में और वहां तांता लगा रहता था भारतीय भाषा परिषद में। नामवर सिंह से लेके केदारनाथ सिंह से लेके तमाम जितने दुनिया भर के नामी लेखक हैं हिंदुस्तान के, वो सब वहां आते थे। तो प्रभा खेतान के पास में सिर्फ वही लेखक आता था मिलने के लिए जो प्रभा खेतान के लेखन को मान्यता देता था। और ये मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं, हिंदी के लेखकों की एक बड़ी परंपरा रही है जो कि चारण परंपरा रही है, सेठाश्रयी परंपरा रही है। तो पहली बार जब प्रभा खेतान से मुलाकात हुई तो वो सांप्रदायिकता के ऊपर गोष्ठी थी जिसमें मुझे बोलना था। उसके बाद में हमारी लगातार बातचीत हुई, लगातार मुलाकात हुई, हृदय से, बहुत ही सरल सहज, बहुत ही अच्छी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही न्यूनतम पैसे की नौकरी से अपना करियर शुरू किया था और धीरे 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 उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से अच्छी खासी दौलत पैदा की। और इस दौलत का एक बड़ा हिस्सा उनके यहां खर्च होता था दूसरों के लिए, जो कि हिंदी के लेखक और लेखिकाओं में ये चीज दुर्लभ है। हिंदी में मतलब ऐसी लेखिकाओं की कमी नहीं है जो कि समर्थ हों, लेकिन ऐसी लेखिका मेरी अभी नजर से नहीं गुजरी है कोई, या लेखक नहीं गुजरा है ऐसा मेरी नजर से, जो अदर्स पर खर्च करे। अपने पर तो सब खर्च करते हैं, अपने घर या किसी होटल में या किसी और जगह पार्टी में खिलाने के लिए सब खर्च करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, उससे आप प्रभा खेतान के दायरे को समझ सकते हैं। प्रभा खेतान से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो प्रभा खेतान के घर में बहुत गिनती की किताबें थी, किताबें नहीं होती थी। घर उनका बहुत अच्छा था। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभा जी आप तो लेखक हैं, आपके घर में किताबें होनी चाहिए, आप दूसरों की किताबें पढ़िए, मंगाइए। वो पढ़ी लिखी थी, पीएचडी थी फिलोसफी से। उनको मेरी बात पसंद आई और उसके बाद में उन्होंने अपने घर को किताबों से भर दिया। दुनिया के अच्छे लेखकों की किताबें, दुनिया की अच्छी आलोचना की किताबें, दुनिया की अच्छी फेमिनिज्म से रिलेटेड किताबें उन्होंने अपने शौक से खरीदी। मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूं कि प्रभा खेतान के यहां जितनी अच्छी लाइब्रेरी बनाई उन्होंने, शायद ही शायद ही किसी अन्य लेखक या लेखिका के यहां वो लाइब्रेरी हो। बहुत शानदार लाइब्रेरी बनाई है अपने लिए। उनके कुछ शौक थे, उनमें से एक ये भी शौक था, किताबें खरीदती थी वो, ये उन्होंने मान लिया कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी बढ़िया मजेदार चीज बता रहा हूँ बात। मैं जब उनसे मिला था तो उनके घर में अ, कई नौकरानियां थी जो काम करती थी। मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा उनसे कि आप कुछ घर का काम करती हैं कि नहीं करती हैं? घर का काम करना जरूरी है एक लेखक के लिए, घर के काम में भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ भी बनाना नहीं जानती। तो मैंने कहा सीखिए। और पहले तो ये एक अकेली प्राणी, तो इतने नौकर चाकर की जरूरत क्या है, तीन चार की है वहां घर में, छोटा सा फ्लैट। तो उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने कुछ नौकर कम कर दिए और खाना बनाना भी सीखा। उन्हें ये बात अच्छी लगी कि उन्हें कुछ आना चाहिए। मैंने कहा कल नौकरानी नहीं आएगी तो खाना क्या खाएंगे आप, कैसे खाएंगे?
उनके अंदर ये प्रवृत्ति थी कि अगर कोई अच्छी सलाह दे तो वो उसे मानती थी, चाहे वो कोई भी दे। ये कोइंसिडेंट था कि मुझसे जो बात करती थी वो मानती थी, दूसरों से भी बात करती थी उसे भी मानती थी, सुनती थी। अदर्स के बारे में चिंता का एक दूसरा क्षेत्र है जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो ये कि उनके यहां अगर कभी किसी लेखक की मुश्किल की कहानी उन्हें बताई गई कि वो लेखक आर्थिक संकट में है, तो वे उसकी मदद करती थी। कई बार ऐसा हुआ है, अनेक लेखकों के साथ ऐसा हुआ है जिनको के वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनके हॉस्पिटल के बिल जमा नहीं हो पा रहे क्योंकि वो कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम लोगों को मेरी नॉलेज में जो चीज आती थी किसी के जरिए, तो मैं कहता था कि प्रभा जी इसकी व्यवस्था कीजिए। तो उनका सेक्रेटरी जाता था और वो बाकायदा हॉस्पिटल के बिल पेमेंट करके आता था, पहले चेक करता था कि वो सचमुच में हॉस्पिटल में है, सचमुच में वहां गए हैं, और उसके बाद में जो भी बिल होता था वो पेमेंट करते थे। उन्होंने कभी किसी लेखक से बुक रिव्यू नहीं लिखवाए, कभी लेखक से वहां के कलकत्ते के उन लेखकों से जिनकी वो मदद करती थी कभी उम्मीद नहीं की कि वे प्रभा खेतान की प्रशंसा करें। एकदम बिना किसी स्वार्थ के वो मदद करती थी जब पता चल जाता। एक छोटा सा वाक्य बता रहा हूं मैं आपको, और बहुत जरूरी वाक्य है वो। प्रभा खेतान जनवादी लेखक संघ की मेंबर नहीं थी। प्रभा खेतान की मुश्किल ये थी कि उनको कोई बुलाता ही नहीं था। मेरे कलकत्ता जाने के पहले कलकत्ते में जनवादी लेखक संघ का बहुत बड़ा एक कथा शिविर हुआ था, 7 दिन का। प्रभा खेतान जैसी बड़ी लेखिका को उस शिविर में का निमंत्रण तक नहीं गया था, बोलने की तो बात छोड़ दीजिए। उसने शिकायत की मुझसे। मैंने कहा आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। मेरे अनुरोध पर उन्होंने जनवादी लेखक संघ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के पहले एक घटना घटी, वो बतानी सबको जरूरी है, वो रिकॉर्ड में आनी चाहिए। और घटना यह घटी कि जनवादी लेखक संघ की राष्ट्रीय कमेटी ने, कार्यकारिणी ने तय किया था कि कलकत्ते में सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन। लेकिन राज्य समिति के पास पैसे नहीं थे, राज्य समिति इस स्थिति में नहीं थी कि वो सम्मेलन करा सके। बंगाल में जो जनवादी लेखक संघ की राज्य इकाई थी उसका ही खुद 7-8 साल से सम्मेलन नहीं हुआ था। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं था, अरुण थे, अरुण माहेश्वरी, सरला माहेश्वरी थी, इज़राइल थे, और दूसरे लोग थे, अयोध्या सिंह थे। तो अंत में यह तय पाया गया कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अरुण ने कि तुम बात करो किसी तरह से। तब तक मेरे अलावा प्रभा जी से किसी की बातचीत नहीं थी। मैंने प्रभा जी को बताया कि हम चाहते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट हो और आप मदद करें। आपको जान कैसे होगा, प्रभा जी ने मेरे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया, और उन्होंने मेरे कहने से जनवादी लेखक संघ को फर्स्ट 50,000 रुपए का चेक काट के अनकंडीशनली दे दिया। प्रभा खेतान ने कोई पद नहीं लिया। प्रभा खेतान के ऊपर जनवादी लेखक संघ के किसी भी लेखक ने कोई प्रशंसात्मक आलोचना नहीं लिखी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जनवादी लेखक संघ के उस जमाने में उपाध्यक्ष हुआ करते थे राजेंद्र यादव। वो राजेंद्र यादव के रहते हुए भी उनको कभी जनवादी लेखक संघ के इन्विटेशन नहीं गए। राजेंद्र यादव ने उनको मोटिवेट नहीं किया कि वो जनवादी लेखक संघ की मेंबर बने। राजेंद्र यादव अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, हंस के प्रकाशन के लिए उनसे आर्थिक मदद तो लेते थे, लेकिन जनवादी लेखक संघ के लिए उन्होंने कभी मदद नहीं दी। प्रभा जी का ये पहला कदम था, और उन्होंने बहुत ही खुशी खुशी 50,000 का चेक जनवादी लेखक संघ के लिए काट के दे दिया। दूसरी एक बड़ी घटना बता रहा हूं आपको। कॉन्फ्रेंस हुई, वो सब वो एक अलग कहानी है, वो कभी मौका लगेगा बताऊंगा आपको। जनवादी लेखक संघ की राष्ट्रीय कमेटी ने एक कोष बनाने का निर्णय लिया। सारे देश के लेखकों के पास चिट्ठियां भेजी गई, सबसे कहा गया भाई कोष में धन जमा करो।
5-6 महीने तक कोष में कोई पैसा नहीं आया। मैंने दिल्ली में पूछा, जो जनवारी इलेक्शन के राष्ट्रीय लीडरशिप थी, चंचल चौहान, मुरली मनोहर प्रसाद सिंह वगैरह से, तो मालूम पड़ा अभी तक कोई पैसा नहीं आया। मैंने कहा कि कुछ तो आना चाहिए। बोले कोई नहीं आया, तुम ही कोशिश करो, थोड़ा सा कुछ मिल जाए। फिर मैंने प्रभा जी को कहा, प्रभा जी ने फिर 1 लाख रुपया जनवादी इलेक्शन के कोष के लिए दिया। आप एक लेखक का नाम बताइए। बड़े बड़े साधन संपन्न लेखक हैं, उनके नाम बताइए और देखिए कि उन्होंने जनवादी इलेक्शन के लिए कितना चंदा दिया। वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट एनुअली फिल्म फेस्टिवल करती थी, और उस फिल्म फेस्टिवल में उनके प्रभा खेतान जो फाउंडेशन है उसके उसका कंट्रीब्यूशन होता था। प्रभा खेतान के जो व्यक्तित्व की खूबी है, इस कहानी बताने का मेरा मकसद यह है, व्यक्तित्व की खूबी है कि वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए, लेखकों के लिए मुक्त भाव से धन खर्च करती थी। ब्लैक मनी नहीं थी ये उनकी मेहनत की कमाई थी। व्यापार करती थी, व्यापार से जो कमाती थी उसे खर्च करती थी और अच्छे कामों पर खर्च करती थी। और यह चीज अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज। मेरा दुख यह है कि उनकी मृत्यु के पहले मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। वो मुझे बता ही नहीं पाई कि वो कैंसर के इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रही और वो क्या स्थिति है। मेरे घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, मुझे नहीं बताया उन्होंने। मेरे पास सिर्फ मृत्यु की खबर आई अरुण माहेश्वरी के जरिए। कालांतर में अरुण माहेश्वरी के साथ में भी उनकी हमने मित्रता कराई, और भी लोगों के साथ मित्रता कराई। जनवादी इलेक्शन में वो एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और बिना किसी लालच और बिना किसी प्रशंसा के पार्टिसिपेट किया। तो अगर मुझसे पूछा है प्रभा खेतान का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, लेखन तो है ही, फेमिनिस्ट लेखन। हमारे बहुत सारे लोग बंगाल में जो है वो सब लेखक तो है, फेमिनिस्ट कहलाना कोई पसंद नहीं करता। मार्क्सवादी कहलाना पसंद करते हैं, प्रगतिशील कहलाना पसंद करते हैं, जनवादी कहलाना पसंद करते हैं, स्त्रीवादी कहलाना कोई पसंद नहीं करता। प्रभा खेतान गर्व से ये महसूस करती थी और कहती थी और स्वीकार करती थी कि वो फेमिनिस्ट है, और ये स्वागत योग्य चीज थी। अनेक प्रसंग हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि प्रभा खेतान ने साहित्य के क्षेत्र में जो काम किया है उसका तरह तरह से लोग रिसर्च कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, वो सब चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एकाग्र भाव से हंस के प्रकाशन में मदद की, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसकी वजह से हंस पैरों पर खड़ा हुआ उस समय, उसमें प्रभा खेतान की अगर मदद नहीं होती तो राजेंद्र यादव हंस का प्रकाशन नहीं कर सकते थे। अब मैं एक घटना बता रहा हूं इसकी, बहुत क्रूशल घटना। वो पता नहीं किस बात पर नाराज हो गई और उन्होंने राजेंद्र यादव को पैसे देने बंद कर दिए। अब बाई चांस की बात, मैं कलकत्ते में ही था उस समय, और राजेंद्र यादव परेशान थे और वो आए दिल्ली से कलकत्ता। सैटरडे क्लब में वो रुकते थे। उन्होंने आते ही फोन किया कि जगदीश सर हमारी मदद करो तुम थोड़ी सी। हमने कहा ठीक है, हम देखते हैं। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं साहित्यिक पत्रिकाओं की राजनीति में मैंने कभी दिलचस्पी नहीं ली। मुझे कभी ये इच्छा ही नहीं थी, कभी मैंने कोशिश ही नहीं की कि मेरी कभी कोई रचना छपे। ये बात दीगर थी कि मेरी रचनाएं छप जाती थी, लेकिन हंस में मैंने कभी कोई रचना नहीं भेजी। प्रभा जी नाराज थे इस बात पर कि तुमने जगदीश्वर को कभी क्यों नहीं छापा, वो इतना अच्छा लिखता है। फिर बोले मैं छाप दूंगा, मेरा ये
रसद क्यों बंद कर दिया आपने पत्रिका की? वो सुनने के लिए तैयार नहीं। वो तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। मामला उनके दोनों के बीच में इस तरह से अटक गया था कि वो सुलझ नहीं रहा था। इसी वजह से राजेंद्र यादव ने मुझे फोन करके बुलाया और उन्होंने तो मैं गया। तो हम थे, राजेंद्र यादव थे और प्रभा जी थी घर पर, उनके प्रभा जी के घर पर हमारी मीटिंग हुई। तो प्रभा जी ने कहा कि तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा मेरी राय ये है कि आप इनको जो मदद देती थी वो देती रहिए, बंद मत कीजिए। ये संपादक है, ये इसका जो चाहे करें, पत्रिका में जिसे चाहे छापें, जिसे चाहे न छापें, ये इनका हक है। आपका ये हक नहीं है और मेरा भी हक नहीं है, किसी का भी हक नहीं है ये संपादक का हक है। तो वो राजी हो गई इस बात पर। और ये घटना तब की है जब उनकी आत्मकथा छपनी शुरू नहीं हुई थी। अब ये एक विलक्षण बात हुई कि मुझसे पहले से संबंध थे राजेंद्र यादव के साथ में उनके, मन्नू भंडारी जी के साथ में संबंध थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात रखी। राजेंद्र यादव ये बात जानते थे कि जगदीश्वर की बात मानती है। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, कभी भी स्वार्थ मेरा कभी किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कितना अमीर हो, कितने बड़े ओहदे पर हो, मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहा है। मैं बिल्कुल एकदम अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी सुखी हूं। मैं जो अपनी मेहनत से मुझे मिलता है मैं उसमें सुखी हूं। मैं वो उसके अलावा जाता ही नहीं हूं कहीं। और ये प्रभा जी जानती थी मेरी इस आदत को। राजेंद्र यादव ने कहा कि तुमने बड़ी मदद की मेरी, अंत में बहुत परेशानी में था। प्रभा खेतान किसकी मदद कर रही हैं? हंस के प्रकाशन की। एक और घटना बता रहा हूं मैं आपको। भोपाल से एक पत्रिका निकलती थी, प्रगतिशील लेखक संघ की। मुझे अभी इस समय नाम याद नहीं आ रहा उसका। बहुत ही नामी पत्रिका, उसके नामी संपादक। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उनके पास उस समय अंक निकालने के लिए पैसे नहीं थे। वो बाई चांस की बात थी, वो कलकत्ता आए हुए थे। और कलकत्ता आए तो थोड़ा बहुत मेरा परिचय था, उनसे मुलाकात हुई। तो बातचीत में उन्होंने परेशानी बताई। तो मैंने कहा कोई रास्ता निकालते हैं आपकी। मैं प्रभा जी के यहाँ लेके गया हूँ। प्रभा जी से मैंने कहा कि इनकी कोई आर्थिक मदद कीजिए जैसे भी हो सके, जिससे भी पत्रिका कम से कम निकालते रहें कुछ समय तक, बाद में ठीक कर लेंगे। प्रभा जी तत्काल राजी हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी किसी लेखक और लेखिका को इस तरह से उदार भाव से साहित्य और संस्कृति कर्मियों की मदद करते नहीं देखा। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आखिरी चीज और वह महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं मैं आपसे। प्रभा कितान जिससे प्यार करती थी, या वो व्यक्ति जो प्रभा कितान को प्यार करता था, डॉक्टर सराफ, जिनका उन्होंने जिक्र किया है, मैं डॉक्टर सराफ से भी मिला हूं। वो कविताएं लिखते थे, अच्छी कविताएं लिखते थे। प्रभा जी जहां रहती थी उसके सामने के घर में ही वो रहते थे। एक दिन अचानक डॉक्टर सराफ से मेरी मुलाकात होती है प्रभा जी के घर, और वो मुझे अपने काव्य संकलन भेंट करते हैं। मेरी बातचीत होती है। बहुत ही शानदार और नामी डॉक्टर थे वो। तो जब वो चले गए तो प्रभा जी ने कहा तुम्हारी क्या राय है? मैंने बहुत ही विनम्रता से कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता। बोले कि नहीं। मैंने कहा बेहतर यह है कि आप इस संबंध से दूर चली जाए। एकदम कष्टदायक है ये। कालांतर में उन्होंने एक सुझाव और माना मेरा कि आत्मकथा लिखें आप। मैंने आत्मकथा लिखी। जैसी भी उनसे बंद पड़ी, सबके सामने हुई। शानदार ढंग से लिखी। और उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि इस आत्मकथा के बारे में
तुम मुझे लिख के दो कुछ। मैंने कहा ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जो मेरे करीब लोग हैं मैंने उनके ऊपर कभी कुछ लिखा नहीं है। मैं ये चीज अवॉइड करता रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखते समय या बोलते समय या एकेडमिक का काम करते समय मैं सब्जेक्टिव नहीं हो पाता। मैं पर्सनल फीलिंग्स व्यक्त नहीं करता, कम, बहुत रेयर नहीं होता है मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं तुम जैसे भी चाहो लिखो। तो मैंने उनकी आत्मकथा, ये पहली आत्मकथा है मेरी मेरी लाइफ में जिसकी मैंने समीक्षा लिखी, वो मेरी पुस्तक में है। जो मेरी पुस्तक एक आई, जिसे स्त्री साहित्य इतिहास, अस्मिता और आत्मकथा, इसमें वो पूरा निबंध है। और वो जो भोपाल से पत्रिका निकलती थी उसमें वो निबंध छपा था, और मैंने उनकी आलोचना लिखी थी। वो बहुत खुश हुई। आलोचना देख के खुश होना, अच्छे कामों में पैसा लगाना, संस्कृति कर्मियों की मदद करना, लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रहना, ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। प्रसंग बहुत हैं, सैकड़ों प्रसंग हैं बोलने के लिए, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रभा खेतान दूसरी कोई औरत या लेखिका नहीं हो सकती। प्रभा खेतान सिर्फ अकेली थी। वो फेमिनिस्ट थी और डेमोक्रेसी के लिए कमिटेड थी। वह परजीवी नहीं थी, वह उद्यमशील थी। उसने अपने पेट भरने के लिए, समाज का पेट भरने के लिए परिश्रम करके कमाया और खर्च किया, और ये उसकी ताकत थी। तो आखिरी चीज जो प्रभा किसान से हम सबको सीखनी चाहिए, और खासतौर पर स्त्रियों को सीखनी चाहिए, कि वे अगर पैरों पर खड़ी नहीं होती, अपनी आजीविका खुद कमाती नहीं है, तो वे संसार का सामना करने में बहुत कमजोर होंगी। प्रभा खेतान बिल्कुल तूफान के खिलाफ खड़ी रही है कलकत्ते में, क्योंकि वो कमाती थी। प्रभा खेतान के कारखाने में 200 मजदूर काम करते थे, और वो मजदूरों के साथ बैठ के काम करती थी। वो मजदूरों के साथ सेग्रीगेट करके अलग से बैठती नहीं थी, और सुबह से शाम तक फैक्ट्री में जाके काम करती थी और रहती थी। शाम के बाद साहित्य शुरू होता था। ये जो चीज है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज है, जो कि प्रशंसा के योग्य है, और इस पर कायदे से सभी का ध्यान जाना चाहिए। प्रभा खेतान सिर्फ अमीर नहीं थी, वो दिल की भी अमीर थी, और परिश्रम से भी अमीर थी, और दिमाग से भी अमीर थी। ऐसी अमीरी ईश्वर करे सबको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।